हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का मैथ का पहला अध्याय गणित में पैटर्न का छठा वीडियो है, यानी पार्ट 6 वीडियो है, जिसमें हम लोग पेज नंबर 11 पर दिए गए 2 प्रश्न और पेज नंबर 12 पे यहाँ पे देखिए, पेज नंबर 12 पर दिए गए इन तीन प्रश्नों को हल करेंगे। यानी इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, जिसमें से पहला प्रश्न है कि समबाहुभुज के प्रत्येक आकार में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है? देखिए, एक ही प्रश्न में यहाँ पे कई प्रश्न दिए गए हैं और कुछ टीचर क्या करें, कुछ बता रहे हैं और कुछ गायब कर दे रहे हैं। हम क्या करेंगे कि एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसका हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न में ही पहला लाइन में यहाँ पे दिया गया है कि समबाहुभुज के प्रत्येक आकार में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, इस फिगर में अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपको समबाहुभुज दिख रहे हैं। तो क्या करना है ना कि समबाहुभुज के प्रत्येक आकार में, जैसे यहाँ पे एक आकार है, यह समबाहुभुज है, ये भी समबाहुभुज है, ये भी समबाहुभुज है, यानी ऐसे करके यहाँ पे 10 भुज तक आकार दिए गए हैं। तो इनके प्रत्येक आकार में कितने भुजाएं हैं ये आपको ज्ञात करना है कि त्रिभुज में कितना भुजा है, चतुर्भुज में कितना भुजा है, पंचभुज में कितना भुजा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो त्रिभुज में देखिए कितना भुजा है, एक इधर और एक इधर, यानी 3 भुजा है। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 भुजा है। भुजा मतलब क्या, कितने रेखाओं से मिलकर यह बना हुआ है, ठीक है। यह कितने रेखाओं से मिलकर बना हुआ है? तो 1 2 3 4 5, यानी यह 5 रेखाओं से मिलकर बना है। 6, ये 7, ये 8 है और 9 और यह 10। इसको लिखेंगे कैसे, इसका हल कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा क्या है कि समबाहुभुज के प्रत्येक आकार में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि समबाहुभुज, पहला के हल में क्या लिखिएगा कि समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या निम्न है, ठीक है। और इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहां से इसको काउंट कर करके लिख लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कि समबाहुभुज के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या निम्न है। तो प्रत्येक आकार को देखिए, यानी इस आकार में देखिए भुजाओं की संख्या कितनी है। तो इधर देखिएगा तो 1 2 3, यानी पहले वाला में आपको 3 मिल जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दूसरा में आपको कितना मिला है, तो 4 मिल रहा है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4। वैसे ही तीसरे वाला में आपको 5 मिलेगा, फिर इसमें आपको 6 मिलेगा, उसके बाद इसमें आपको 7 मिलेगा, उसके बाद इसमें आपको 8 मिलेगा और इसमें आपको 9 मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे 10 मिलेगा। और ऐसे ही आगे बढ़ते जाइएगा तो एक एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ते रहेगा। यहाँ पे एक एक बढ़ते रहेगा। जैसे यहाँ पे पिछला वाला में 9 था तो यहाँ पे 10 हुआ। अब इसके बाद 11 होगा, भुजाओं की संख्या 11 होगा, ठीक है। तो इस लाइन तक हम लोगों ने अभी तक हल किया है, यहां तक। इसके बाद फिर कह रहा है इसी प्रश्न में कि आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। यहां पे जो आप लोग को ये संख्याएं मिल गई, यह कौन सा संख्या अनुक्रम है। तो इसको आप लोग को पता लगाने के लिए, अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप सारणी 1 में आइए, ठीक है, और इसको मिलाइए कि यह किस संख्या अनुक्रम से मिल रहा है। तो यहाँ पे अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस अनुक्रम में ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। देखिए 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ऐसे ही यहाँ पे 8 9 10 11 12 मिलेंगे। तो यह क्या है, यह जो हम लोग को संख्या अनुक्रम मिला है, यह क्या है, गणन संख्याएं मिली है। लेकिन यहाँ पे जो मिला है वह 3 से स्टार्ट है और यहाँ पे 1 से। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि हमें यहाँ पे पूछा था कि आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है। तो लिखिएगा हमें 3 से शुरू गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है, जो कि हम आपको दिखा दिए, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लिखना क्या है कि हमें 3 से
हमें 3 से शुरू गणन संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर इसी प्रश्न में क्या करा है कि समबहुभुज के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोणों के विषय में आप क्या कहेंगे। कोण मतलब आप समझ रहे हैं, जहां पे दो रेखा भुजाएं इसको बोलिए या फिर रेखा बोलिए, जहां पे दो रेखाएं जाकर मिल रही है तो यहाँ पे एक कोण बना रही है। इस जगह को हम लोग कोण बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ना आप लोग समझिए कि यह कोण जो है ना वह एक आकृति में कितना आपको दिखने को मिलता है, यानी इस बहुभुज में आपको ऐसा स्थान कितना बार देखने को मिलता है जहां पे दो भुजाएं जाकर मिलती है। यानी एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, यानी त्रिभुज में आपको कितने ऐसे जगह दिख रहे हैं, तो 3 दिख रहे हैं जहां पे दो भुजाएं आपस में मिलकर और एक कोण बनाती है। वैसा ही इसमें कितना दिखता है, तो देखिए यहाँ से एक भुजा इधर आ रही है, फिर एक आ रही है, यानी दोनों यहाँ पे आकर मिल रही है, जो यहाँ पे एक कोण बना रही है। तो ऐसा जगह इस फिगर में कितना बार आपको दिखता है, यानी कितना बार दो रेखाएं आपस में मिलती है। तो देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे 4, यानी इस फिगर में आपको 4 मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इस जो इस पहले में ही दूसरा प्रश्न है, इसके लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखिएगा कि समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में कोणों की संख्या निम्न है। ठीक है, क्या लिखिएगा कि समबहुभुजों, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं सेम वैसे ही लिखना है आपको। ठीक है, कि समबहुभुजों के प्रत्येक आकार में कोणों की संख्या निम्न है। और उसके बाद यहाँ पे कोणों की संख्या को लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, पहला में आपको कितना कोण मिला, इस त्रिभुज में आपको कितना कोण मिले थे हम बताए ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी टोटल 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 3। उसके बाद इस चतुर्भुज में कितना मिला था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2 हुआ और एक यहाँ पे 3 हुआ और एक यहाँ पे 4 हुआ, तो यहाँ पे लिखिएगा 4। और इस पंचभुज में तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5, यानी दो रेखाएं कहाँ पे मिल रही है उसी को हम लोग कोण बोलते हैं, उसी को गिनकर आपको लिख देना है। देखिए यहाँ पे दो रेखाएं मिल रही है, यहाँ यानी यहाँ पे एक कोण है, फिर यहाँ पे इधर से एक रेखा, इधर से एक रेखा आकर मिल रही है, फिर यहाँ पे भी कोण है, यानी 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको 6 मिल गया। वैसे ही इसमें आपको 7 मिलेगा, वैसे ही इसमें आपको 8 मिलेगा, फिर इसमें आपको 9 मिलेगा, फिर इसमें आपको 10 मिलेगा। ऐसे ही आगे बढ़ते जाइएगा तो एक एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, यानी इसके बाद 11 भुजों वाला आएगा तो उसमें 11 कोण आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसका इतना आंसर हो गया। उसके बाद फिर इसी में कह रहा था कि आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। वही संख्या अनुक्रम मतलब कि जो आपको पिछला बार मिला था, यानी भुजाओं के लिए जो संख्या अनुक्रम मिला था वही आपको मिला है। तो देखिए, तो मिलाइए, तो देखिए पहले 3 तो यहाँ में भी 3 मिला था, 4 तो फिर भी 4 मिला था, 5 तो फिर पीछे वाला में भी 5 मिला था, 6 तो फिर पीछे वाला में भी 6 मिला था। यानी यहाँ पे हम लोगों को क्या हो रहा है, सेम अनुक्रम मिल रहा है। और जो प्रश्न में भी पूछ रहा है कि क्या आपको वही अनुक्रम प्राप्त होता है जो पीछे वाला में हुआ था, तो इतना लिखने के बाद लिख दीजिएगा कि हाँ हमें वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। ठीक है, प्रश्न में क्या पूछा आपसे, प्रश्न में पूछा कि क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, तो लिखिएगा कि हाँ हमें वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि दोनों संख्या अनुक्रम सेम हो जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि क्यों ऐसे होता है कि दोनों ही स्थिति में सेम संख्या अनुक्रम आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि, क्या लिखना है कि क्योंकि किसी भी समबहुभुज में भुजाओं और कोणों की
संख्या बराबर होती है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, किसी भी बहुभुज में भुजाओं और कोणों की संख्या बराबर होती है। मतलब कि आप कोई भी बहुभुज बनाइए जिसमें जितना भुजाएं रहेंगी ना उतना ही कोण रहेगा। जैसे यहाँ पे त्रिभुज था, यह त्रिभुज था, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं आपको दिखा, 1 2 3, और इसी में 3 भुजाएं दिखा तो इसमें 3 कोण भी होगा, और इसमें 4 भुजा दिखा तो इसमें 4 कोण भी दिखा। इसीलिए दोनों संख्याएं क्या हो जा रही हैं, सेम हो जा रही है, कोण का भी और भुजा का भी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दोनों अनुक्रम सेम आया। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे, और नहीं समझ में आया होगा तो आपको कमेंट करना है, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, बाकी इसका हल ऐसे ही करना है, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और इसमें 1 से अधिक प्रश्न थे, हमने एक एक लाइन को पढ़ा और प्रत्येक का आंसर दिया। बहुत सारे टीचर एक कारण ही नहीं बताएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है कि क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है क्योंकि किसी भी समबाहुभुज में भुजाओं और कोणों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, इसको भी नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि संपूर्ण आलेख के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए। यानी यहाँ पे आपको संपूर्ण आलेख दिख रहा होगा, तो इसके आकार में, इसके जितने भी आकार हैं, इसमें आप क्या कीजिए, रेखाओं की संख्या की गणना कीजिए, यानी उसको काउंट कीजिए कि इसमें कितने रेखाएं हैं। ठीक है, तो देखिए गणना कीजिए, कैसे आप लोग कीजिएगा, तो इस पहले वाला में एक आपको रेखा दिख रहा है, इस पहले वाले आकार अनुक्रम में आपको क्या दिख रहे हैं, एक रेखा दिख रहा है। और इस दूसरे वाले में तो 1 2 3 दिख रहा है, इस तीसरे वाला में तो 1 2 3 1 2 और उसके बाद 4 यानी 6 दिख रहा है, इस वाला में 10 दिख रहा है और इस वाला में 15 दिखेगा आपको। ठीक है, काउंट भी कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे लिखिएगा कैसे, इसका हल लिखिएगा कैसे, तो लिखिएगा कि संपूर्ण आलेख के प्रत्येक अनुक्रम में रेखाओं की संख्याएं निम्न है। यहाँ पे लिखिए कैसे, यहाँ पे लिख के भी हम आपको दिखा दें। क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे दूसरे के हल में लिखिएगा कि संपूर्ण आलेख आलेखों के प्रत्येक आकार में, आकार में नहीं, आकार अनुक्रम में, ऐसे भी लिखिएगा। ठीक है, अनुक्रम भी लिखिएगा कि संपूर्ण आलेख के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याएं निम्न हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब क्या करना है कि यहाँ पे रेखाओं की संख्या काउंट करके आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ से आपको गिनना है। तो देखिए पहले में आपको कितना मिल रहा है, 1 रेखा मिल रहा है, दूसरे में आपको 3 मिल रहा है, और तीसरे में आपको 6 मिल रहा है, चौथे में आपको 10 मिल रहा है, पांचवें में आपको 15 मिल रहा है। ठीक है, आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, और ऐसे ही यह आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसी में आपसे पूछा है, इसी प्रश्न में आपसे पूछा है कि इससे, यहाँ पे देखिए, इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि यह जो संख्या अनुक्रम आपको मिला है यह कौन सा है। तो इसको अगर आप लोग को याद होगा तो इसको बता सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप इस सारणी में आइए, सारणी 1 में। ठीक है, सारणी 1 में आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 3 6 10 15 कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर देखना चाहिएगा तो यहाँ पे दिखेगा 1 3 6 10 15 21 28। यह क्या है, यह त्रिभुजाकार संख्याएं हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे 15 के बाद आपको 21 मिलेगा, फिर 28 मिलेगा, तो ये सब क्या है, ये सब त्रिभुजाकार संख्या है। तो प्रश्न में यही तो आपसे पूछ रहा था कि बताइए कि इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा इससे त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। बस ऐसे ही आपको इसका हल करना था। ठीक है, और इसके आगे भी आपसे एक बात पूछ रहा है, ऐसे ही आपको हल करना था। इसके बाद एक और बात हमसे पूछ रहा है कि क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, ठीक है। हम आपको इसको भी समझा सकते हैं एकदम आसान तरीका से, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके कारण लिख लीजिए यहाँ पे कि ऐसा इसलिए होता है, उसके बाद हम समझा देते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा ऐसा क्यों होता है, इसके लिए लिखिएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम गणन संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें त्रिभुजाकार संख्या, यहाँ पे संख्या लिखें, ठीक है, संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। इसको हम समझा देते हैं आपको। यहाँ पे अभी जो हम लोग लिखे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम गणन संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें त्रिभुजाकार संख्याएं प्राप्त होती है। इसके प्रश्न के हल में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा, इसको समझने के लिए यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे इस फिगर को बनाया कैसे गया है और इसको हम लोग काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को बनाने के लिए आपको दो रेड लाइनें ऐसे दिख रही होंगी, दो बिंदु यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और इस एक बिंदु से इस दूसरे बिंदु को जोड़ा गया है। इस फिगर में भी आपको यहाँ पे लाल कलर के 3 बिंदु दिख रहे होंगे और इस तीनों बिंदुओं को आपस में एक दूसरे से जोड़ा गया है। और इस फिगर में आपको 4 बिंदु दिख रहे होंगे और इस चारों बिंदु को आपस में जोड़ा गया है। उसके आगे आपको 5 बिंदु दिख रहा होगा, उसके आगे 6 बिंदु दिख रहा होगा। तो इसको जोड़ा कैसे गया है, जैसे इस बिंदु से इसको मिलाया गया है। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इस बिंदु से इसको मिलाया गया है, ठीक है। यानी इस बिंदु से कितने रेखा खींचे गए हैं, एक खींचा गया है। और फिर इस बिंदु से एक भी नहीं, क्योंकि अब इसके बाद कोई बिंदु है नहीं, ठीक है। यानी केवल और केवल इस बिंदु से एक रेखा खींचकर इसको मिला दिया गया है। इस त्रिभुज के लिए क्या किया गया है कि इस बिंदु से इसको मिलाया गया है, एक रेखा खींचा गया है इस बिंदु से, ध्यान से समझिएगा। और इस बिंदु से इधर एक रेखा, यानी इस बिंदु से टोटल कितना, 2। फिर यहाँ पे आएंगे और इस बिंदु से कितना रेखा खींच सकते हैं हम, इधर तो मिला दिया गया, इधर हम लोग को अब नहीं खींचना है और नहीं काउंट करना है, ठीक है। इस बिंदु से हम एक इधर खींच सकते हैं, यानी एक यहाँ पे। यानी इस बिंदु से हमने टोटल कितना रेखा खींचा, तो केवल एक, जो कि हमने यहाँ पे एक लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए इस बिंदु से हमने इधर एक खींचा, इधर एक खींचा, इधर एक खींचा, यानी इस बिंदु से हमने 3 रेखा खींचा। और इस बिंदु से देखिए एक इधर खींचा तो एक, और फिर इधर भी खींचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 2। इस बिंदु से टोटल कितना हो गया, 2। और इस बिंदु से देखिए तो इस बिंदु से हम एक इधर खींचेंगे, इसके अलावा कोई खींच सकते हैं नहीं, इधर खींच चुका है, इधर भी खींच चुका है। तो जो खींच दिए हम लोग उसको नहीं खींचेंगे, ठीक है, उसको हम लोग काउंट भी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर इस पंचभुज के लिए देखिएगा तो इसमें 5 ठो आपको बिंदु दिखेगा, ऐसे दिख रहा है। इस बिंदु से आपको इधर एक रेखा, इस बिंदु से इधर एक रेखा, इस बिंदु से इधर एक रेखा, और इस बिंदु से आपको यहां पे भी रेखा दिख रहा होगा। यानी इस बिंदु से टोटल आप 4 रेखा खींचे, ठीक है। उसके बाद इसको लीजिए, इससे यहां पे, फिर इसी से यहां पे, इसी बिंदु से यहां पे आप खींचे, और फिर इसी से यहां पे टोटल आपने 3 खींचा। इस बिंदु को लीजिए, यहां से यहां 1 हुआ, यहां से यहां 2 हुआ, यानी इस बिंदु से आपने 2 खींचा। उसके बाद देखिए इस बिंदु को लीजिए, यहां से यहां, इसके अलावा आप कहीं खींच सकते हैं, सभी तरह से खींच चुका है, यानी यहां से आप 1 और यहां से 1 भी नहीं। तो अगर आपने टोटल बिंदुओं को काउंट करने के बारे में सोचेंगे तो आप कैसे करेंगे, इस 1 के लिए तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको काउंट करना है कि टोटल कितना रेखा है, तो 2 तो यहां से हमने खींचा है, ठीक है, और 1 यहां से खींचा है, तो टोटल हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 + 1, या फिर इस 1 में हम लोग 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, ठीक है। यानी पहला तो हमें 1 मिल गया, इस दूसरे फिगर में, इस फिगर में हमें 3 मिल गया, ठीक है। और इस तीसरे फिगर में हम लोग को कितना मिल रहा है, तो इस 1 को लिखिए, फिर इस 2 को लिखिए, फिर इस 3 को लिखिए, और टोटल को जोड़िए। तो टोटल को जोड़िएगा तो आपको यहाँ पे 6 मिलेगा। यानी इस
अनुक्रम में आगे की तरफ संख्याएं मिलते जा रही है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग को ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को लिखेंगे, फिर इस 2 को लिखेंगे, फिर इस 3 को लिखेंगे और फिर इस 4 को लिखेंगे और टोटल को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको 10 मिलेगा। तो हम लोग इसके सभी रेखाओं को निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यही तो कर रहे हैं कि गणन संख्याओं को जोड़ रहे हैं, गणन संख्याओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 2 3 4 को जोड़ा, तब जाके इसके टोटल रेखाओं की संख्या प्राप्त हुआ। इसका टोटल रेखाओं को निकालने के लिए हमने क्या किया, 1 2 3 को जोड़ा जो कि गणन संख्या है। यहाँ पे हमने 1 2 जोड़ा, यानी ये भी क्या है, गणन संख्याएं हैं। वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब हम गणन संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें त्रिभुजाकार संख्याएं मिलती है। और आपको इसके बारे में पता है कि जब हम लोग गणन संख्याओं को जोड़ते हैं तो त्रिभुजाकार संख्याएं मिलती है, जो कि आप लोगों ने इस प्रश्न में भी हल किया था कि जब हम गणन संख्याओं को ऊपर की ओर जोड़ते हैं, यानी बढ़ते क्रम में जोड़ते हैं, बढ़ते क्रम में मतलब 1 2 3 4 करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, इसका हल में हम आपको बताए थे कि हमें त्रिभुजाकार संख्याएं मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसका कारण में लिखा है कि जब हम गणन संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें त्रिभुजाकार संख्याएं मिलती है। ठीक है, इसका हल ऐसे ही होगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर ये कारण नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसी की वजह से वीडियो लंबा हो जा रहा है, और वीडियो लंबा हो जा रहा है तो आप लोग देख नहीं रहे, क्योंकि यह थोड़ा सा टफ प्रश्न है ही। ठीक है, बाकी इसका पूरा आंसर यही होगा। ठीक है, कुछ लोग यह छोड़ दे रहे हैं, आपको नहीं छोड़ना है, इसको पूरा लिखना है। ठीक है, बाकी इसके आगे चलिए, अब हम लोग 12वें पेज नंबर पे जो 3 ठो प्रश्न है इनको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न है कि ढेरित यानी स्टैक्ड वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं, इसमें कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, आपको यहाँ पे तीसरे अनुक्रम को देखना है, ढेरित वर्ग। यहाँ पे तीसरा जो आकार अनुक्रम है इसको देखना है। इसमें पूछ रहा है कि एक वर्ग में कितने छोटे वर्ग हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा वर्ग है, इसमें कितने छोटे वर्ग हैं, और इसमें अगर जब काउंट कीजिएगा तो कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है और ऐसा क्यों होता है, आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो इसके भी हल में आपको लिखना क्या है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि ढेरित वर्गों के अनुक्रमों के प्रत्येक आकार में छोटे वर्ग निम्न हैं। ऐसे लिखने के बाद ही इसका हल आपको करना है। हम लिख के भी आपको दिखा दे रहे हैं, लिखिएगा ऐसे। तीसरे के हल में दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे लिखिएगा कि ढेरित वर्गों के अनुक्रम में ढेरित वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में, अनुक्रम के प्रत्येक आकार में छोटे वर्ग निम्न है। ठीक है, और चलिए अब हम लोग काउंट करके यहाँ पे लिखते हैं कि कितने छोटे वर्ग हैं। ठीक है, तो इसको काउंट कैसे कीजिएगा, तो काउंट करने का एक तरीका है, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं, 1, इसमें 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। लेकिन ऐसे ही बड़ा सा कोई दे दे वर्ग और उसमें पूछ दे कि कितना है, तो आप इसको काउंट करने का एक तरीका होता है, वही हम आपको बता देते हैं। आप क्या कीजिएगा ना, जब भी आपको काउंट करना होगा तो इसके स्तंभों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। स्तंभ मतलब जैसे यहाँ पे लंबवत, खड़ी कितने यहाँ पे वर्ग दिख रहे हैं आपको, जैसे इसका ज्ञात करना है तो देखिए 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आपको जो खड़ी लाइन है उसमें आपको कितने वर्ग दिख रहे हैं, तो 4 दिख रहा है। 1 2 3 4 तो यहाँ पे 4 लिखिए। और उसके बाद देखिए ये पंक्ति में, इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे पंक्ति होता है। ठीक है, तो इस पंक्ति में कितने आपको वर्ग दिख रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4, यानी एक पंक्ति में आपको 4 दिख रहे हैं। तो इन दोनों को आपस में गुना कीजिए, तो 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 16 होगा। यानी इसके टोटल वर्गों की संख्या आपको पता है कितना है, 16 है। नहीं विश्वास आपको तो काउंट कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही आया। इसको भी ज्ञात करना है तो आप एक एक काउंट कर सकते हैं, या फिर इसके स्तंभ और इसके स्तंभ में कितने वर्ग है और इसके पंक्ति में कितने वर्ग है, दोनों को लिखकर गुना कर दीजिए। तो इसके स्तंभ को पहले हम लोग गिनते हैं। स्तंभ मतलब खड़ी लाइन। आपको स्तंभ और पंक्ति नहीं समझ में आ रहा है,
फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कीजिए, जो ऐसे लाइन है खड़ा खड़ा, इसमें कितने वर्ग है इसको काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 लिख दीजिए यहाँ पे। और इसके पंक्ति में यानी ऐसे ऐसे लाइन में कितने वर्ग हैं, तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 से गुना कर दीजिए। यानी 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25। यानी इसमें कितना होगा, इसमें आपको 25 वर्ग मिलेंगे टोटल, ठीक है। और ऐसे ही यह आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। इसके बाद वाला जो फिगर आएगा, जो कि हम पिछले वीडियो में बताए थे, उसमें कितने थे, उसमें 36 थे, ठीक है। तो आपसे प्रश्न में यही पूछ रहा था कि एक बार और देख लीजिए प्रश्न में कि क्या पूछ रहा था कि जो ढेरित वर्ग के अनुक्रम है उसके प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग हैं। तो पहला में 1 है, दूसरा में 4 है, तीसरा में 9 है, चौथा में 16 है और पांचवा में 25 है। ऐसे ही यह आगे बढ़ते जा रहा है। इससे कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, इससे आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों वही अनुक्रम प्राप्त होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग को वर्ग संख्याओं का अनुक्रम प्राप्त होता है। आप सारणी 1 में जाकर इसको मिला भी सकते हैं, वर्ग संख्या से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि इससे वर्ग संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, ऐसे लिखिएगा। आपसे पूछा है कि इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, तो लिखिएगा इससे वर्ग संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, अनुक्रम प्राप्त होता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो लिखिएगा किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कारण में कि क्यों प्राप्त होता है, तो लिखना है आपको कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग संख्या प्राप्त होता है। और यही काम हम लोग तो किए हैं इसको ज्ञात करने के लिए। हमने 5 में 5 से गुणा किया तो 25 मिला, 25 एक वर्ग संख्या है। इस सभी में तो हम लोग वही कर रहे हैं। जैसे इसको हम लोग को ज्ञात करना था, इसको तो हम लोग क्या किए, इसके स्तंभों को गिने कि कितने इसमें हैं, तो 1 2 वर्ग मिलेगा। फिर इस लाइन में हम लोग पंक्ति में देखेंगे कितने वर्ग मिलेगा, 2, दोनों में हमने गुणा किया, यानी 2 में ही 2 से हमने गुणा किया। यहाँ पे क्या है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, जैसे 2 में ही हमने 2 से गुणा किया तो हमें 4 मिला, तो यह क्या है, ये भी तो एक वर्ग संख्या है। तो इसके कारण में ऐसा क्यों होता है, यही आपको लिखना है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर वर्ग संख्या प्राप्त होता है। इसके हल में इतना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न है कि ढेरित त्रिभुज। अब त्रिभुज पे आइए। कह रहा है कि ढेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज हैं, इससे कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले इसके हल में आप लोग लिखिएगा, चौथे के हल में आप लोग को लिखना है कि ढेरित त्रिभुज त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में छोटे त्रिभुज निम्न है। और अब हम लोग चलिए काउंट करते हैं कि कितने हैं। प्रत्येक आकार में हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक आकार है, तो इस त्रिभुज में बताइए कितने छोटे त्रिभुज हैं, तो एक ही है। इसमें देखिए तो पहले 1, फिर 2 3 4, उसके बाद देखिएगा तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, इसमें 9 मिलेगा आपको। यानी इसको निकालने का तरीका क्या है, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसको निकालने का तरीका यहाँ पे ये है। जैसे यहाँ पे यह त्रिभुज ऐसे बनाया गया है, इस फिगर को हम बना रहे हैं, ऐसे यह त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। ऐसे लाइन, फिर ऐसे लाइन, और उसके बाद फिर ऐसे लाइन। थोड़ा सा हमने गलत बनाया, इसको एकदम सीधी लाइन ऐसे बनानी थी, ठीक है। स्केल से बनाएगा तो अच्छा होगा।
तो इसमें हो क्या रहा है कि पहले आपको एक त्रिभुज मिल रहा है, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 मिल रहा है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 मिल रहा है। यानी क्या हो रही है, विषम संख्याएं हम लोग को आगे की तरफ मिलते जा रहा है। पहला एक विषम संख्या, फिर 3 विषम संख्या, फिर 5, और टोटल हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 1 + 3 + 5 कर दे रहे हैं। तो जब इन सभी को आपस में जोड़िएगा तो यहाँ पे 9 आएगा। ठीक वही काम हम लोग यहाँ पे किए, हम लोग एक विषम संख्या इधर बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे 5 तक हम लोग किए हैं ना, तो यहाँ पे अब हम 7 को लाएंगे, यानी 1 + 3 + 5 + 7 हम लोग करेंगे। इतना काम हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका अगला जो संख्या है वह 16 हो जाएगा। फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग 7 तक आए हैं तो 7 के बाद विषम संख्या 9 होता है, यानी अब हम लोग जोड़ेंगे, अब हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 के बाद 9 भी जोड़ देंगे। तो जब 7 के बाद 9 जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 25। और अगर इसके बाद वाले फिगर में संख्याओं निकालना होगा कि कितना संख्या होगा इसके बाद वाले फिगर में, कि कितना छोटे त्रिभुज होंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 1 को तो जोड़ेंगे ही, 2 को भी जोड़ेंगे, 3 को भी जोड़ेंगे, 4 को भी जोड़ेंगे, सॉरी 1 2 3 नहीं जोड़ेंगे, सॉरी। इसके बाद वाले फिगर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हमको रफ पेज बढ़िया लेने दीजिए, इस पे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको बेहतर समझ में आएगा। हमने यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो पहला में हम क्या करें कि एक के लिए तो एक त्रिभुज, ठीक है, एक के लिए हमने एक भी लिख दिया, और उसके बाद देखिए एक त्रिभुज ऊपर, फिर हमने 1 2 3 लिया, यानी ये दोनों विषम संख्या हमने लिया है। विषम संख्या क्या होता है आपको पता है ना, विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, फिर 3 के बाद यहाँ पे आ जाता है 5 आता है, 5 के बाद 9 आता है, 9 के बाद यहाँ पे 11 आता है, ऐसे ही बढ़ते जाता है। सारणी 1 में आप लोग जाकर देख सकते हैं इसके बारे में, विषम संख्या के बारे में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले 1 में 3 को जोड़ा, तो जब हमने 1 में 3 को जोड़ा तो यहाँ पे हमें 4 मिल गया। ठीक है, उसके बाद वाला जो आकृति है इसमें क्या हो जा रहा है कि 1 तो रह ही रहा है ऊपर, फिर 3 भी रह रहा है, और उसके साथ ही साथ अगला विषम संख्या यानी 5 भी आ जा रहा है। यहाँ पे हमने 5 को भी ला दिया है, देखिए 1 2 3 4 5। अब हम लोग इस टोटल को काउंट करेंगे तब ना जाकर इस पूरे में कितने त्रिभुज हैं यह निकल पाएगा। तो जब हम लोग टोटल को काउंट करने के लिए जोड़ेंगे इसको, तो 1 में 3 जोड़िएगा तो 4, 4 में 5 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 9। उसके बाद वाला फिगर में देखिए क्या हो रहा है कि पहला वाला में तो एक त्रिभुज है, पहले लाइन में आपको एक त्रिभुज दिख रहा है पहले पंक्ति में। ठीक है, दूसरे पंक्ति में आपको 3 दिख रहा है, तीसरे में आपको 5 दिख रहा है, और इसके बाद वाला में आपको 7 दिख रहा है। सॉरी, यहाँ पे देखिए 7 भी हम छोड़ दिए विषम संख्या में, यहाँ पे पहले 7 आएगा, सॉरी 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 11 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे 5 के बाद जो 7 विषम संख्या है उसको हम लोग जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो इन सभी को अब जोड़िएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 16 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें तो 1 है ही, 3 भी है, 5 भी है, इसके बाद फिर 7 भी है। देखिए यहाँ पे इस वाला में 7 होगा, और इसके बाद वाला में क्या हो जाएगा, 9 होगा। काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इन सभी को जब आपस में जोड़िएगा तो फिर यहाँ पे 25 आपको मिलेगा। और इसके बाद जो फिगर बनाइएगा ना, उसमें नीचे वाले पंक्ति में पता है आपको कितना रहेगा, 11 रहेगा, और टोटल को काउंट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 36 मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपको इसमें लिखना नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है जो दिया है उसी को आप लिखिए। ठीक है, लेकिन इसके आगे तो मिलेगा ना, आपको पता है कि मिलेगा, यह अनुक्रम आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा था इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, तो इससे हम लोग को कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, 1 4 9 16 25, ये सब क्या है, ये सभी वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा इससे वर्ग संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा था कि ऐसा क्यों होता है, क्या बोल रहा था, देखिए यहाँ पे बोल रहा था, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यही पूछ रहा था। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, यहाँ पे लिखिएगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विषम संख्याओं
को जोड़ने पर वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक है, तो शायद आप लोग कारण समझ गए कि ऐसा क्यों होता है, और इसके बारे में हम पीछे के वीडियोस में भी बताए थे। अगर आप लोग हमारा पार्ट 1 वीडियो से लेकर यहां तक देखे होंगे तो आप समझे होंगे कि विषम संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो हमें वर्ग संख्या मिलती है, जो कि हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। किसी भी विषम संख्या को उठाइए, किसी भी नहीं, स्टार्टिंग के विषम संख्या को उठाइए। जैसे यहाँ पे आपको हम फिर सारणी 1 में समझाए, जैसे विषम संख्या यहाँ पे आपको दिख रहा है। विषम संख्या क्या होता है, तो 1 3 और 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ऐसे ही यह बढ़ते जाता है। तो इसमें आप विषम संख्या को जोड़ना शुरू कीजिए। जैसे 1 में 3 को जोड़िएगा तो यहाँ पे आपको 4 मिलेगा, 1 के लिए तो 1 ही हो जाता है। और 5 तक अब आइए, 1 + 3 + 5, तो यहाँ पे आपको 9 मिलेगा। अब 7 तक आइए, तो 1 + 3 + 5 + 7, तो यहाँ पे आपको 16 मिलेगा। अब 9 तक आइए, तो 1 + 3 + 5 + 9 + 7 + 9, तो यहाँ पे आपको 25 मिलेगा। तो ये जो संख्याएं आपको मिल रही है 4, 1, 4, 9, 16, 25, तो ये सब विषम संख्याएं ही हैं। देखिए यहाँ पे, सॉरी, ये सभी क्या है, ये सभी वर्ग संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पे 1, 4, फिर से 9, फिर 16, फिर 25, तो ये सभी वर्ग संख्याएं हैं। यानी विषम संख्याओं को हमने जोड़ा है तो वर्ग संख्या मिला है। वही काम तो हम लोग इस त्रिभुज में भी कर रहे थे। इस त्रिभुज के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे यह त्रिभुज था तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, पहले के लिए तो 1 था, ठीक है, दूसरे के लिए हमने 1 लिखा और 3 था ना, यहाँ पे नीचे 3 था, तो 1 में हमने 3 को जोड़ा और टोटल निकाला तो हमें कितना मिल गया, 4 मिला। इस दूसरे के लिए हमने क्या किया, इस दूसरे के लिए हमने 1 लिखा, एक त्रिभुज के लिए 1, दूसरे लाइन में आपको 3 त्रिभुज मिल रहे हैं, तीसरे लाइन में 5 मिल रहे हैं और टोटल को जोड़ा तो 9 मिला। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग विषम संख्याओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं तो हमें वर्ग संख्याएं ही मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि कोच हिमकण यानी कोच स्नोफ्लेक वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखाखंड को एक गति उभाड़ यानी स्पीड बम्प से प्रतिस्थापित करना पड़ता है। देखिए मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि जो हम लोग कोच हिमकंड के बारे में पढ़े थे उसमें क्या है ना कि उसमें प्रत्येक रेखाखंड को अगला आकार हम लोग को चाहिए, तो प्रत्येक जो रेखा ऐसे थी इसको क्या करना पड़ रहा है कि स्पीड बम्प यानी गति उभाड़ जो ऐसा रेखा होता है इससे हम लोग को क्या करना रहता है, प्रतिस्थापित करना रहता है, यानी इस रेखा को हटाकर वहां पे इसको लगाना रहता है। जैसे हम लोगों ने इस फिगर में यही काम किया है, सभी में यही हो रहा है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल सा ऐसे त्रिभुज आपको दिख रहा है, ऐसे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है ना कि इस वाले लाइन को हटाकर अगला आकार में यानी इसको प्राप्त करने के लिए इस वाले लाइन को हटाकर ऐसे से इसको क्या कर दिया गया है, बना दिया गया है। यानी इसको हटाकर यहाँ पे ऐसे लाइन लगा दिया गया, इसको हटाकर ऐसे लाइन लगा दिया गया, इसको हटाकर ऐसे लाइन लगा दिया गया, तो ये ऐसा आकृति आपको प्राप्त हो गया। यही बात कह रहा है, ठीक है। प्रतिस्थापित करना पड़ता है, जैसे जैसे इसे अधिक बार किया जाता है वैसे वैसे परिवर्तन अत्यधिक छोटे रेखाखंड के साथ छोटे तथा और अधिक छोटे होते जाते हैं। कोच हिमकंड के प्रत्येक अनुक्रम में कुल कितना रेखाखंड है। देखिए यहाँ तक तो कोच हिमकंड के बारे में बताया था कि इसमें कैसे क्या होता है, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है कि कोच हिमकंड के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं। यहां से प्रश्न चालू हो रहा है कि प्रत्येक जो उसका आकार है उसके आकार में कितने रेखाखंड है, इसके संगत अनुक्रम क्या है, यानी इसके सीक्वेंस क्या है, इसके अनुक्रम क्या है, आपको ये बता देना है, ठीक है। और यहाँ पे उसका आंसर भी दे दिया है कि 3, 12, 48 अर्थात 4 की घात 3 गुना इसका उत्तर है, यह अनुक्रम सारणी में नहीं। यहाँ पे आंसर भी बता दिया, लेकिन आपको लिखना कैसे, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, 5वां का हल लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा कि कोच हिमकण के प्रत्येक आकार में कुल रेखाखंडों की संख्या निम्न
है, ठीक है, निम्न है। और उसके बाद चलिए अब हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। हालांकि आंसर तो दे ही दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग को निकालना कैसे, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो वहां तो आंसर नहीं देगा, तो आपको निकालना कैसे। तो इसका रेखाखंड काउंट करेंगे। देखिए पहला में 1 2 3, यानी पहले के लिए तो 3 आपको मिला, और दूसरे में अगर आप लोग देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपको दिख रहा है। तीसरे में आपको 48 दिखेगा, इसमें जब आप लोग काउंट कीजिएगा। इसका फिगर जो अगला है उसमें आपको दिखेगा, कितना दिखेगा, वहां पे आपको दिखेगा 48 के बाद 192 इस वाले फिगर में। और यह दोनों फिगर सेम है, लेकिन इस वाले फिगर में होना चाहिए, कितना होना चाहिए था, इस वाले फिगर में होना चाहिए था 768, ठीक है। ऐसे ही यह आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इसके आंसर में आपको यही लिखना है, ठीक है। इधर के बातों को आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे हम लाइन दे रहे हैं, देखिए इस ब्लैक लाइन के इधर का आपको लिखना है, ठीक है। और कुछ प्रश्न में नहीं पूछ रहा था, देखिए यहाँ पे इतना ही बात पूछ रहा था जो कि हमने लिख दिया। और यहाँ पे लिखा है कि अर्थात, यहाँ पे दिया भी था कि 3 12 48 इसका क्या है, अनुक्रम है, अर्थात 4 की घात का तिगुना इसका उत्तर है। यह अनुक्रम सारणी में नहीं दिया गया। देखिए इस लाइन को अगर समझना चाहे तो हम यहाँ पे समझा सकते हैं, तो जरूर वीडियो पे रोकिएगा, या फिर आप लोग यहाँ हल कर लिए तो आप लोग जा भी सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चल जाइए, ठीक है। बाकी जो समझना चाहते हैं कि और लिखा क्या है, कहना क्या चाह रहा है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अर्थात 4 की घात का तिगुना इसका क्या है, उत्तर है। यानी इस अनुक्रम को हम लोग निकाल कैसे रहे हैं, तो इस अनुक्रम को निकालने के लिए हम लोग 4 की घात का तिगुना कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप तो यहाँ पे काउंट नहीं कर पाइएगा, इतना छोटा छोटा यहाँ पे भुजाएं बनाई गई हैं, इसको काउंट कर पाइएगा आप, यहाँ पे छोटे छोटे हैं, इसको काउंट कर पाइएगा कि इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। हालांकि यहाँ तो छोटे छोटे थे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा था तो हम लोग ने काउंट कर लिया। यहाँ पे बड़ा बड़ा है, 1 2 3 हमने कर दिया। यहाँ पे हमने 12 गण लिया, यहाँ पे हमने 48 गण लिया। इसमें गण के दिखाइए तो, इसमें गण के दिखाइए तो गणना हम लोगों के लिए क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। तो इसको निकालने का तरीका है कि आप क्या कीजिए कि 4 की घात का तिगुना कर दीजिए। 4 का घात क्या होता है, तो 4 का घात पहले 0 कीजिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1, ठीक है। किसी भी संख्या का घात 0 कीजिएगा ना तो आपको 1 मिलेगा। जैसे 5 का घात 0 कीजिएगा तो 1 होगा, 2 की घात 0 कीजिएगा तो 1 होगा। तो 4 का घात 1 कीजिए, 4 का घात 0 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। फिर 4 का घात 1 कीजिए तो आपको मिलेंगे यहाँ पे 4। फिर 4 का घात 2 कीजिए, तो 4 का घात 2 कहने का मतलब 4 का पावर 2 मतलब 4 गुने 4, और 4 गुने 4 बराबर होता है 16, यानी यहाँ पे आएगा 16। इस घात को आप लोग पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके आगे आएगा 4 का घात 3 कीजिए, यहाँ पे 4 का घात 3, तो 4 का घात 3 का मतलब 4 गुने 4 गुने 4, यानी 4 चौके 16 और 16 चौके 64। फिर देखिए 4 का घात यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 के घात 4 कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कि 256, यानी 4 को आप लोग 4 से ही 4 बार गुना कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आएगा 4 का घात 5 हो जाएगा, यानी 4 को ही 4 से 5 बार गुना कीजिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1024, ठीक है। ऐसे ही इसके घात मिल जा रहे हैं। यहाँ पे अभी तक जो हमने लिखा है, यानी 1 4 16 64 256 1024, यह 4 के सभी घात हुए, ठीक है। और कह रहा है कि 4 की घात का तिगुना इसका उत्तर है। 4 के घात में ना, यहाँ पे घात निकाल लिया, अब इसे 3 से गुना कीजिए तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, जो कि पहला इसका पद होगा इस अनुक्रम का। फिर 4 जो आपको मिला है दूसरा बार में, इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो 12 आएगा, जो कि इसका दूसरा पद होगा इस अनुक्रम का। फिर 3 से गुना कीजिए, यानी 16 या 48 इसका क्या होगा, तीसरा पद होगा। जैसे यहाँ पे मिलते जा रहे हैं, फिर गुना कीजिएगा तो ये मिलेगा। 64 में 3 से गुना कीजिएगा तो 192 आएगा, जो कि अगला पद मिल गया। फिर 256 में 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 768 आएगा, जो कि इसके अगला पद हो गया। फिर जब 1024 में 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3072, जो कि इसका क्या हो जाएगा, इसका अगला और एक अगला पद हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस लाइन का मतलब यही था। इसका आंसर तो इसी में दे दिया था कि 3 12 48, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। और इसी तरह इसको आगे बढ़ाना चाहते तो फिर आप क्या कीजिए कि 4 का घात 6 कीजिए, और जो आएगा उसमें 3 से गुना कीजिए, और जो आएगा उतना भुजा होगा इसके अगले आकार में, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा उतना ही भुजा इसके अगले आकार में होगा। जैसे 3700
3072 भुजाओं का इसका अगला जो आकृति बनेगा उसमें होगा। उसमें कितने भुजाएं होंगे? 3072। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। ये सभी प्रश्न बहुत टफ थे, हम मान सकते हैं, बहुत कठिन थे। बाकी फिर भी आपके सिलेबस में था तो आपको यह समझना था। हमने समझाने की बहुत से आसान तरीका को ढूंढकर उसके बाद आपको समझाए हैं। ठीक है, बाकी फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। और समझ में भी आया होगा तो आप लोग को कमेंट करना है कि हाँ मुझे समझ में आ गया। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो से हम लोग अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है रेखा और कोण। ठीक है, तो चलिए उसी वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो जो आपको 30 से 40 मिनट का मिलता है उसको बनाने के लिए कई घंटों का मेहनत होता है। ठीक है, तो उस मेहनत के लिए प्लीज आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।